चलिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम आपको सीपीसी का एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और इसे इंग्लिश में कहा जाता है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सेक्शन 158 और सेक्शन प्लस ऑर्डर, आपको दो चीज़ें यहाँ पर पढ़नी होंगी। अभी तक आप जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे थे तो उसमें या तो आपको सेक्शन पढ़ने पा रहे थे या फिर आप पढ़ रहे थे उसमें आर्टिकल। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आप आर्टिकल पढ़ते हैं, पर यहाँ पर आपको आर्टिकल नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको पढ़ना है सेक्शन और फिर पढ़ना है ऑर्डर। ऑर्डर इसमें 51 दिए गए हैं। और जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, एक मिनट नज़र डालिएगा ज़रा। ये देखिए, तो यहाँ पर जो शेड्यूल्स दी गई है सेक्शन 158 तक है। शेड्यूल्स जो फर्स्ट दी गई इसमें रूल प्रोसीजर और इसमें अपेंडिक्स कुछ बताई गई हैं, जैसे ए बी सी डी और ई एफ जी एच और आई। तो पहले आप इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें ये प्लीडिंग्स के बारे में बात की गई है, इसमें प्रोसेस के बारे में बताया गया है। अपेंडिक्स जो बी लगी हुई है, बैरेट के लास्ट में आप इसके फॉर्मेट देखेंगे, जैसे कि आपने सीआरपीसी में पढ़ा हुआ था। सीआरपीसी में आपने जो अपेंडिक्स में पढ़े हुए थे उसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको मिले थे, जैसे कि वारंट्स क्या होते हैं, समन्स क्या होते हैं। इस टाइप के फॉर्मेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि अपेंडिक्स जो सी है इसमें डिस्कवरी, इंस्पेक्शन एंड एडमिशन के बारे में दिया गया है। और अपेंडिक्स डी में डिक्रीज क्या होती हैं, डिक्रीज का फॉर्मेट दिया गया है। और अपेंडिक्स ई में आप देखेंगे एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसके बारे में बात की गई है। और अपेंडिक्स एफ में सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स की बात की गई कि सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं। फिर अपेंडिक्स जी में अपील, रेफरेंसेस एंड रिव्यू के बारे में बताएगा कि किस टाइप से होंगे। अपेंडिक्स एच में ये मिसलेनियस के बारे में है। और अपेंडिक्स आई में स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ के बारे में बताया गया। बाकी के और भी शेड्यूल्स थी हैं, जैसे कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सभी रिपील्ड हो चुकी हैं ऑलरेडी। ये देखिए रिपील्ड। तो यहाँ सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन में दिखाना चाहेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, इसमें हमें क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। सिविल प्रक्रिया संहिता की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर जो रिलेटेड है, फिर हम इसको 1 बाय 1 सेक्शन भी लेंगे। तो थोड़ा अभी आप चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ चैप्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। सेक्शन फर्स्ट से लेकर के ये 8 तक डिफाइन किया गया। फर्स्ट से लेकर के 8 तक ये प्रारंभिक को बताता है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसका संक्षिप्त नाम क्या है, प्रारंभ कहाँ से होगा, विस्तार क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर ये लागू होगी। कुछ जगह हैं जैसे कि आपने सीआरपीसी में पढ़ा था, वहाँ पर भी सीपीसी लागू है कि नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर डेफिनेशंस की बात करेंगे, सेक्शन 2, जैसा कि आपने सीआरपीसी में पढ़ा था वैसा ही इसमें भी है। फिर न्यायालयों की अधीनस्थता के बारे में कि कौन सा कोर्ट किसके अधीनस्थ रहेगा, किसके सबॉर्डिनेशन में कार्य करेगा। और सेक्शन 4 में हम यहाँ पर बात करेंगे व्यावृत्तियों की, व्यावृत्तियाँ क्या होती हैं। सेक्शन 5 में हम बात करेंगे संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना। क्या ये सीपीसी राजस्व न्यायालयों को लागू होगी? अगर ये राजस्व न्यायालयों को लागू होगी तो फिर एमपीएलआरसी या फिर एमपी एकोमोडेशन जो एक्ट बना हुआ है उन पर वो कहाँ लागू होंगे। जैसे कि देखिए, आप क्रिमिनल केसेस में अगर पढ़ते हैं तो आपको सीआरपीसी और प्लस आपको आईपीसी पढ़ना होता है। तो आईपीसी में पनिशमेंट और उसकी डेफिनेशन की बात की गई है, कितना मिलेगा, मिलेगा कैसे, ये सीआरपीसी में बताएगा। अब सीपीसी में हमें क्या पढ़ना है
कि जितने भी सिविल केस होंगे वो सिविल केस की ट्रायल कैसे होगी। जैसे कि सीआरपीसी में क्रिमिनल की ट्रायल होती थी, इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना सीआरपीसी ये, और वैसे ही सिविल में ट्रायल कैसे होगी। ठीक। अब सवाल ये आता है कि ट्रायल के लिए यहाँ पर हम दो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, सीआरपीसी और आईपीसी क्रिमिनल में, और बाकी छोटे मोटे जो अदर एक्ट बने हुए हैं जिनको क्रिमिनल में शामिल किया है वो एक्ट हम यहाँ पढ़ लेते थे। लेकिन अभी सिविल में क्या करेंगे, सिविल में तो सीपीसी में ही ट्रायल दी गई है, तो फिर ऑफेंस कौन से होंगे। तो इसमें ऑफेंस के बारे में अलग अलग जितने भी सिविल लॉज बनाए गए हैं वो होंगे, प्लस जो सेक्शन हम 158 तक पढ़ रहे हैं वो, और प्लस ऑर्डर में इसकी प्रोसेस की बात की गई है। तो यहाँ पर सेक्शन 158 और ऑर्डर 51, इन दोनों को मिला करके हम एक ही सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, यानी कि ये जो आप सीपीसी पढ़ रहे हैं इसमें। और क्रिमिनल में हम क्या कर रहे थे, ये सीआरपीसी अलग पढ़ रहे थे, आईपीसी अलग पढ़ रहे थे, अदर लॉज तो हम पढ़ ही रहे हैं साथ में, वैसे ही इसमें भी आपको पढ़ना है सेक्शन 158 वाले और ऑर्डर 51। अब इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो इसको ना थोड़ा सा कंपाइल करने के लिए सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि किस पार्ट में क्या दिया हुआ है। तो जैसे अभी आप सेक्शन 5 तक आपने देखा था, संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना, और 6 में हम धन संबंधी अधिकारिता की बात करते हैं। ये धन संबंधी अधिकारिता क्या होती है, धन संबंधी अधिकारिता का मतलब ये होता है कि कौन सा जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी कीमत तक के केस सुन पाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, एचसी मतलब हाई कोर्ट, तो ये कोई भी केस सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात आती है तो यहाँ पे सीजे फर्स्ट और हम सीजे सेकंड की बात करेंगे। तो इन लोगों की कितनी अधिकारिता होती है, यहाँ पर सीजे फर्स्ट कितनी कीमत तक के केस सुनेगा, और सीजे जो सेकंड है वो कितने तक के केस सुनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सीपीसी को इसका अवलोकन करते हैं इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो ऐसा कहा गया कि जो सीजे फर्स्ट है ये 50,000 रुपये तक के केस सुनेंगे, और ये 25,000 रुपये तक के केस सुनेंगे सेकंड। और डीजे ये अनलिमिटेड सुन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अनलिमिटेड सुन सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो अब यहाँ पर फिर हम बात करेंगे सेक्शन 7 में प्रांतीय लघुवाद न्यायालय क्या होते हैं, फिर प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय क्या होते हैं, इनके बारे में। तो सेक्शन 7 और 8 ये दोनों थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेंगे, क्योंकि ये कोर्ट आपको जल्दी दिखने को आसानी से नहीं मिलते हैं और सुनाई भी कम देते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर हैं भी कि नहीं हैं, इस बारे में हम सेक्शन 7 और 8 में डिस्कशन करेंगे। चलिए यहाँ पर हम ये जो पार्ट फर्स्ट आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसके सेक्शन पर एक नज़र डालिए, फिर हम ऑर्डर दिखाएंगे आपको कि ऑर्डर में क्या दिया हुआ है। और इनको ना आपको लिस्ट बनाना है। कैसे लिस्ट बनाना है, जैसे कि आपने देखा जो पार्ट 1 है, तो क्या यही चैप्टर फर्स्ट है, तो इनकी एक बना, तो कितने पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहले पार्ट आप देख लीजिए टोटल कितने पार्ट हैं। तो पार्ट में क्या करना है आपको, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जिससे आपको ये समझ आएगा, क्योंकि ये लोगों को समझ नहीं आएगी, ऊपर से निकल जाती है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए पहले तो इसके पार्ट देखिए कितने पार्ट हैं, और पार्ट में सेक्शन कितने हैं, फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में कितने सेक्शन है, ये आपको बनाना है। सेकंड हम इसमें देखेंगे फिर चैप्टर वाइज। अगर किसी व्यक्ति को सारे लॉज आते हैं और उससे सीपीसी पूछना शुरू कर दीजिए, तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आंसर दे पाते हैं, और सिविल के एडवोकेट्स भी आपको बहुत कम मिलेंगे, और जो मिलते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी करके ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ते हैं। अगर फीस वगैरह की बात होती है तो ज़्यादा महंगे ही पड़ते हैं, क्योंकि इसमें सब लोग जनरली हाथ नहीं डालते, हाथ डाल भी देते हैं पैसे के लिए लेकिन वो जीत नहीं पाते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चैप्टर देखना है कि कौन सा चैप्टर कौन सा सेक्शन से स्टार्ट होता है और कहाँ पर वो सेक्शन एंड होता है, मतलब कितने सेक्शन से एक चैप्टर बना हुआ है, तो टोटल कितने चैप्टर हैं ये अपने को देखना होगा। और इसका संबंध, ये जैसे फर्स्ट चैप्टर है इसे किससे रिलेटेड है, क्या ये प्रिलिमिनरी से रिलेटेड है, क्या सेकंड किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपको ना लिस्ट बना करके तैयार करना है, जैसे कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको ये। और चाहो तो डायरेक्ट में भी आप निशान लगा सकते हो, लेकिन लिख लोगे तो आपको थोड़ा सा जल्दी से आसानी से याद भी हो जाएगा। ये देखिए, साधारण वादों के विषय में हम बात करेंगे। ये न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्यायालय और वाद करने के स्थान, ये इसके पार्ट हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए, देखो फर्स्ट जो प्रारंभिक है यहाँ पर, ये सेक्शन फर्स्ट से लेकर के 8 तक डिफाइन किया गया, ठीक। दूसरा भाग 1 में अगर हम यहाँ देखें तो साधारण वादों के विषयों में बात की गई है। और यहाँ पर जब देखिए, न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में, वाद करने के स्थान के बारे में, वाद संस्थित किया जाना, समन प्रकटीकरण, निर्णय और डिक्री, ब्याज, खर्चे, यानी कि सेक्शन 35B तक यानी खा तक की यहाँ पर बात की गई है। किससे रिलेटेड है ये, देखो साधारण यानी कि वादों के विषय में साधारणता की बात की गई है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कितने पार्ट्स कर दिए, गिनो जरा। फर्स्ट, ये न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्याय के विषय में बात करें। पूर्व न्याय क्या होते हैं, क्या वो दूसरे उस पर अधिभावी होते हैं, तो हाँ बिल्कुल होते हैं, जो कि सेक्शन 9 से लेकर के 14 तक डिफाइन किया गया। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं एग्जाम्स में, सेक्शन 11 और सेक्शन 14, ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आने वाले हैं। क्योंकि पूर्व न्याय का मतलब है जो पूर्व में जजमेंट जिन मैटर्स पर हो चुके हैं, तो क्या दोबारा से उन पर सुनवाई होनी चाहिए, क्या एक ही केस पर कोई निर्णय दिया गया है तो क्या उसे दोबारा से सुनना चाहिए, सुनवाई होगी उसकी, या जो जैसे सेम जैसे केस आते हैं, जैसे पिछली बार जो केस आया था वही केस सेम आया हुआ है, क्या उनमें वही न्याय होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो ये सेक्शन 11 में आपको पढ़ने को मिलेगा, इसकी डिटेल अभी हम आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्याय की अगर बात करते हैं, तो ये सेक्शन 9 से लेकर के कहाँ तक डिफाइन किया गया, एक बार बोल के बता दीजिए सभी लोग, जल्दी से बता दो। सेक्शन 9 14 तक। और विदेशी निर्णयों के बारे में क्या अवधारणा है, तो विदेशी निर्णय क्या अपने देश में लागू होते हैं, एक सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, होते हैं या नहीं होते हैं, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। विदेशी निर्णय क्या अपने यहाँ लागू होते हैं, तो इसका जवाब अगर आप पूछोगे, कुछ जगह हाँ में भी आता है, कुछ जगह ना में भी आता है। अगर मेरिट्स और डीमेरिट्स पर सुने गए केस हैं और अपने यहाँ इंडियन लॉज के अगेंस्ट में नहीं जाते, यानी कि उससे असंगत नहीं है, तो वो यहाँ पर वैलिड होंगे, यानी कि लागू हो जाएंगे। और अगर उससे होते हैं तो नहीं होंगे। चलो, अब बात करने का स्थान क्या है, पहले चीज समझिए, केस कहाँ लगाया जा सकता है, कहाँ पर व्यक्ति केस लगाए। तो आप यहाँ पर जरा देखेंगे, सेक्शन 15 से लेकर के, जैसे कि आप देख रहे हैं सेक्शन 15 से लेकर के 25 तक ये डिफाइन किए गए। तो यहाँ पर देखो 15 में एक नज़र डालिए थोड़ा सा, वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए, कहाँ किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है। 16 में बताया कि वादों का वहाँ संस्थित किया जाना जहाँ विषय वस्तु स्थित है, भाई जिस जो वस्तु है जिस पर लड़ाई हो रही है, उसी जो वो जहाँ पर स्थित है, क्या वहाँ केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है, बोले हाँ किया जा सकता है। फिर अगली बात की गई 17 में कि विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थिर स्थावर संपत्ति के लिए वाद कहाँ लगेगा, इसको जरा थोड़ी सी समझिए। ये और ये हम मान के चल रहे हैं B4 भिंड, G4 ग्वालियर, M4 मुरैना, S4 शिवपुरी और B4 भिंड, ये 4 जगह की स्टेट
सॉरी 4 जगह का ये डिस्ट्रिक्ट है। फर्स्ट बी फॉर भिंड, जी फॉर ग्वालियर, एम फॉर मुरैना, एस फॉर शिवपुरी। अगर प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर स्थित हो, अब देखना इसका कुछ हिस्सा ग्वालियर में है, कुछ हिस्सा आप देख रहे हैं इधर भिंड में है, और कुछ हिस्सा इसका शिवपुरी में है, कुछ हिस्सा इसका मुरैना में है। तो अब आप ये बताइए कहाँ पर इसका केस रजिस्टर्ड हो सकता है। तो सबसे पहली बात ये है कि इसका केस जो रजिस्टर्ड होगा वो इन चारों डिस्ट्रिक्ट में से कहीं पर भी हो सकता है जहां पर पक्षकारों को सुविधा हो। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर सेक्शन 18 पर एक नजर डालते हैं। सॉरी, जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, वहां वाद के संस्थित किए जाने का स्थान कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर एक चीज क्लियर समझिए। अब अगर इसी को हम लेते हैं, देखिए यहाँ पर हमें ये पता है कि चारों में से हैं। कई जगह ऐसा क्षेत्र आता है कि जो प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में कहीं पर आ जाए, जैसे ये है, और ये ऐसे डिवाइडेशन किया गया, कभी कभी सीमाएं ऐसी चलती हैं, और जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर, और ये इतना विवादित हिस्सा है, ये ना पता एमपी का हिस्सा है और ना पता ये यूपी का हिस्सा है या किसी अदर स्टेट का है। तो ये जो बीच में गैप है, ये क्या है, जैसे नदी कभी इधर से बहने लग जाती, कभी इधर से बहने लग जाती, इस टाइप से कुछ हो जाता, तो ये फिक्स नहीं हो पाता। तो जहाँ पर ऐसे क्षेत्र हो वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी है तो कहाँ स्थित, कहाँ लगाया जा सकता है। तो कहा दोनों में से जहाँ पर भी, जैसी सेम सिचुएशन इस केस में थी वही सेम सिचुएशन इस केस में भी रहेगी। तो इसकी डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी तो केवल इतना समझिए कि कहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये शॉर्ट में पहले आप याद कर लीजिए, जिससे क्या है इसमें से क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएं 100 में 100% सही हो जाए बहुत मुश्किल होता है। उन्हीं लोगों के सही होंगे जो लोग ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे, और लंबा समय लगता है इसमें, और रिवीजन नहीं करोगे तो इसको भूल जाओगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए कि करीब हम 70% क्वेश्चन तो सही कर लें वैसे ही, अगर हम डीपली ना भी पढ़ें तब भी, और डीपली पढ़ते हैं तो 100% तो हो ही सकता है। तो सबसे पहले बात की गई कि ये 15 से लेकर के, यहाँ आप देख रहे हैं 15 से लेकर के 25 तक ये डिफाइन की गए, जो कि बात करने के स्थान की बात करते हैं। तो थोड़ा सा एक अंदाज़ा लग गया होगा बात करने का स्थान क्या है। क्या कहीं ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है केस, या किसी ने जिसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी, उसकी अधिकारिता नहीं थी और उसने सुन लिया बाई चांस, तो क्या वो ना हो, सही होगा केस के नहीं होगा, या फिर दोबारा से उसको चलाया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि वादों का संस्थित किया जाना, वाद कैसे संस्थित किए जाएंगे। और तो यहाँ पर ये सेक्शन आप 26 पढ़ रहे हैं, तो ये केवल सेक्शन 26 से रिलेटेड है, ये यहीं पर ही ख़त्म नहीं होगा, भी इनको ऑर्डर से भी अपने को रिलेट करना है कि ये किस ऑर्डर के साथ अपने को मिला करके किस सेक्शन को पढ़ना है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए किस चैप्टर में कहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए समन की हम लोग बात कर रहे हैं कि समन कैसा होगा। तो समन के लिए ज़रा देखिए, समन और प्रकटीकरण। तो सेक्शन 27 से लेकर के 32 तक यहाँ पर बात की गई, जैसे प्रतिवादियों को समन मिलेगा, जहाँ प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहाँ समन कैसे जाएगा, विदेशी में समनों की तामील कैसे होगी, प्रकटीकरण और उसके सदृश बातों के लिए आदेश करने की शक्ति कैसे होगी, साक्षी को समन कैसा होगा, व्यतिक्रम के लिए शास्ति कितनी होगी। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने क्रिमिनल में पढ़ा है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर वारंट्स के लिए भी, वारंट्स और समन के लिए भी होगी। तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको, बस थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस रहेंगे, क्योंकि इसमें खर्चे जो होते हैं वो पक्षकार से ही लिए जाते हैं। क्रिमिनल में उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से पेमेंट करती है, यानी कि जो सरकारी खर्चे कर जाते हैं, पर इसमें प्राइवेट जो व्यक्ति यहाँ पे केस लगा रहा है उसके थ्रू जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि निर्णय और डिक्री से रिलेटेड सेक्शन कौन सा है। तो देख लीजिए ज़रा जल्दी से, सेक्शन ये 33 की बात कर रहा है। बोले ब्याज कितना होगा, अगर किसी पर सिविल केस रजिस्टर्ड किया जाए तो वो ब्याज कितना देगा। किसी भी धनराशि, मान ली किसी ने पैसे उधार ले लिए और वो पैसे नहीं दे रहा, अगर कोर्ट में व्यक्ति चला जाए तो उसे ब्याज कितना मिलेगा। तो इसके बारे में सेक्शन 34 की बात करते हैं कि सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग ब्याज कितना दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि खर्चा कौन देगा केस का। तो यहाँ खर्चे के लिए जो जिसने केस लगाया पहले तो वो पे कर रहा है,
अगर वो व्यक्ति हार जाता तो खर्चा कौन देगा, और अगर वो जीत जाए तो खर्चा कौन देगा और कितना देगा। तो 35 में और 35A में बताया गया है। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है VIP, प्रैक्टिकली ज़रा ध्यान दीजिएगा। 35A में बात करेंगे मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे। मिथ्या कोई केस लगा रहा है, झूठा तंग करने वाले केस लगा रहे हैं और ऐसा कोर्ट घोषित कर दे। पहले तो कह नहीं सकते कि भाई गलत है जब तक डिसाइड ना हो जाए। जब वो डिसाइड हो जाए, कोर्ट को लगे कि ये मिथ्या है, तंग करने वाला है, तो उसके लिए कितना वो हो सकती है पेनल्टी, और उसका जो चार्ज है वो कौन देगा। तो ये सेक्शन 35A में हम बात करेंगे। और नॉर्मल जो केस लगाया गया है वो खर्चों की सेक्शन 35 में। 35B में यानी खा में देखिएगा, विलंब कारित करने के लिए खर्चा। अगर किसी भी केस में कोई भी डिले होता है तो उस डिले के लिए खर्चा कौन देगा। ये पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टडी कर रहे थे। कहाँ से कहाँ तक दिया गया था, जल्दी से बताओ कहाँ से कहाँ तक दिया गया था, अभी जस्ट पढ़ाया। फर्स्ट से लेकर के 8 तक तो आपने प्रीलिम्स पढ़ा होगा। फिर इसके बाद 9 to 35B या खा, ये कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आप यहाँ से पढ़ेंगे इनकी निष्पादन कैसे होगा। कोई भी डिक्री बनाया जाए, कोई भी ये होगा तो इनको आदेशों को कैसे लागू किया जाए। निष्पादन का मतलब होगा कुछ भी कोर्ट की जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें कोई लेटर जारी किया जाता है, समन जारी किया जाता है, या कोई भी और भी सारी चीज़ें जो एप्लीकेबल होती हैं उसके अनुसार वो वहाँ पर कैसे एप्लीकेबल होंगी, इसके लिए इसमें बात की गई है चैप्टर। ये पार्ट सेकेंड में हम लोग बात करें। देखिए पार्ट सेकेंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 36 से ये स्टार्ट हो रहा है और 74 तक चलेगा। कहाँ तक, 74 तक। तो जैसे आपने IPC में बनाया था ऐसे ही इसमें ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको बनाइए, लेकिन फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको आपको समझा देता हूँ कैसे करना है इसको, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले सिंपल या साधारण की हम बात करेंगे। सेक्शन 36 और 37 दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। आदेशों का लागू होना और डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा। कौन सा ऐसा न्यायालय होगा जो डिक्री पारित कर सकता है। तो सेक्शन 37 और 36 ये एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं उनमें से ये पूछा जा सकता है। तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि आदेशों का लागू होना या डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा कहाँ दी गई। तो सेक्शन 37 में और 36 में आदेशों को लागू होने का। दूसरा इसमें जो सेकेंड पार्ट का एक हिस्सा ये देखिए, वे न्यायालय जिनके द्वारा डिक्रियां निष्पादित की जा सकती हैं। ऐसे कौन से न्यायालय हैं जो डिक्रियों को लागू करवा सकेंगे। तो यहाँ पे जरा देखें, सेक्शन 38 से लेकर के ये स्टार्ट हुआ 46 तक चल रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है कि वे न्यायालय जिनके द्वारा डिक्रियां निष्पादित की जा सकेंगी। मतलब डिक्री कौन बनाएगा। सबसे पहली चीज़ पर देखिएगा, सेक्शन 37 पर एक नज़र डालिए। देखो सेक्शन 37 पर अगर हम ये नज़र डालते हैं कि डिक्री पारित करने वाला पहले न्यायालय कौन कौन कर सकते हैं। कोई भी न्यायालय पारित कर सकता है जो विधि के द्वारा बना हुआ हो और जिसको अधिकारता हो वहाँ की। उसने डिक्री पारित की, पर डिक्री का निष्पादन होना है। सुनवाई हो रही है मान लीजिए मुरैना में, और डिक्री का निष्पादन होना है भिंड में। ठीक, तो क्या मुरैना का कोर्ट भिंड जाए तो भिंड में कौन करवाएगा, भिंड में भिंड का कोर्ट ही करवाएगा। पर डिक्री पारित अगर मुरैना के कोर्ट ने की है तो मुरैना का कोर्ट भिंड के कोर्ट को डिक्री भेज देगा और भिंड का कोर्ट उसे ऐसे निष्पादित करवाएगा, एग्जीक्यूशन उसको ऐसे करवाएगा जैसे भिंड के कोर्ट ने ही की हो। तो यहाँ पे देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेक्शन 38 से लेकर के 46 तक ये डिफाइन किया गया। इसमें क्या क्या देखिए जल्दी से। वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्रियां निष्पादित की जा सकेंगी। 39 में डिक्री का अंतरण। 40 में किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अंतरण। सेक्शन 40 में निष्पादन कार्रवाइयों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना। 42 में अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियाँ। 43 में जरा ध्यान दीजिए, जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। जहाँ पर इस संहिता का विस्तार नहीं है तो क्या वहाँ पर जो सिविल न्यायालय हैं, जैसे विदेशों में जो सिविल न्यायालय होंगे, तो क्या उनके द्वारा डिक्रियाँ अपने यहाँ निष्पादित की जा सकती हैं। तो बिल्कुल की जा सकती हैं, लेकिन अगर वो गुणा पर हों और डीमेरिट्स और मेरिट्स पर निर्धारित की गई हों
दूसरे अपने यहाँ के लॉ के अगेंस्ट में ना हो। और इसमें और भी कई पॉइंट्स दिए गए, जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। सेक्शन 44 में नजर डालिए, जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ के राजस्व न्यायालय द्वारा डिक्रियों का निष्पादन, बिल्कुल सेम इसकी तरह। 44A में व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन, यानी कि भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन। भारत के बाहर अगर भारत का कोई न्यायालय करता है और मान लीजिए उसकी डिक्री पारित कर देता है इंग्लैंड के लिए, तो क्या इंग्लैंड में इसे लागू किया जाएगा? हाँ, किया जाएगा बिल्कुल। जहाँ तक भारत सरकार के अधीन जो समझौते हुए होंगे उनके अनुसार ऐसा किया जा सकता है। चलिए, और इसमें तीसरा पॉइंट पर एक नज़र डालते हैं। प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। कौन कौन से प्रश्न होंगे जिनको डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा? देखिए, डिक्री किसी दूसरे कोर्ट ने बनाई है और निष्पादन कोई दूसरा कोर्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए जरा ध्यान दीजिए। प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा वो कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले वो सारी चीज़ें अभी निश्चित कर लेगा, क्या ये सही है, क्या डिक्री सही न्यायालय द्वारा की गई है। दूसरा, वहाँ पर जहाँ पर होना है क्या वो वही स्थान है, ये सारी चीज़ें इसमें ये डिसाइड करेंगे। चलिए आगे देखिए जरा थोड़ा सा। निष्पादन के लिए समय सीमा कितनी है? तो ये पहले हुआ करता था, लेकिन ये अब रिपील्ड कर दिया गया। जैसे ही पहुँचेगा उतने टाइम पीरियड में जितना समय लगे उसको, एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पर अंतरिति और विधिक प्रतिनिधि क्या होंगे? तो देखिए, विधिक प्रतिनिधि के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, पहले से भी आप समझ रहे होंगे, हिंदू लॉ वगैरह में भी आपने स्टडी की हुई है। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले हम बात करेंगे अंतरिति और दूसरा विधिक प्रतिनिधि। तो इसको हम बोल देते हैं LR, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि जैसे बाबा हैं, बाबा अगर एक्सपायर होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी कौन ले सकता है? तो उसके लिए उनके साथ के लोग रहने वाले, उनके परिवार के लोग रहने वाले। तो पहले परिवार के लोगों को सर्च किया जाएगा, यानी कि नज़दीकी रिश्तेदार, उनके बेटा बेटी ऐसे कोई हो, वो नहीं है तो फिर चाचा ताऊ में नहीं है तो फिर मामा की तरफ बढ़ जाएंगे, उधर से भी कोई नहीं मिलता। तो आखिरी में राज्य सरकार उसके संपत्ति को अपने साथ रासात कर लेती है। तो ऐसा ये किया जा सकता है। तो विधिक प्रतिनिधि वही होगा जो उस व्यक्ति का, जिसकी वो प्रॉपर्टी लेने वाला है, विधिक तौर से उसका प्रतिनिधित्व कर दे। अंतरिति आप समझते हैं, रिसीवर, जो प्रॉपर्टी को रिसीव कर ले। फिर आगे देखिए, निष्पादन की प्रक्रिया कैसे होगी? तो निष्पादन में सेक्शन 51 से लेकर के 54 तक ये डिफाइन किया गया है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है क्या गाइस? यस सर। ये समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत आपको कि नहीं? हेलो, नहीं पता चले हम पढ़ाते जा रहे हैं, किसी को क्लियर नहीं हो रहा है। नवनीत जी अच्छा, और बाकी लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, चलो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद में हम आपको सीधे आगे ले चल रहे हैं। थोड़ा सा इनको ना आपको इस टाइप से स्टडी करनी पड़ेगी, तब ये फिर जाकर के जब आप इनको पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर हो पाएगी। अब निष्पादन की जो प्रक्रिया है, मन यानी कि किसी भी उसको एग्जीक्यूशन कराना है, कोई भी कोर्ट के द्वारा जो भी जारी किया गया कोई ऑर्डर है या कोई भी ऐसा आदेश है जिसको वहाँ निष्पादन कराने की बात की गई, कोई डिक्री है, तो कैसे होगा निष्पादन, यानी कि एग्जीक्यूशन उसका कैसे होगा? तो सेक्शन 51 से लेकर के 54 तक आपको देखने को मिलेंगे। निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियाँ क्या क्या हैं? बिल्कुल वही जैसे उसने पारित किया हो। 52 में विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन कैसे होगा? अगर कोई विधिक प्रतिनिधि है और उसके अनुसार डिक्री को प्रवर्तन कराना है, उसको एग्जीक्यूशन कराना है, तो कैसे होगा? ये सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग 53 में देखिए जरा, पैतृक संपत्ति का दायित्व, और सेक्शन 54 में संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण। फिर इसके बाद में गिरफ्तारी और निरोध करना। यहाँ पे तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, गिरफ्तारी कैसे होगी? किसी भी व्यक्ति को पहले तो गिरफ्तार करना, आप समझते हैं अरेस्ट करना, और यहाँ पे डिटेन करने से मतलब है कि उस व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोक देना कि नहीं नहीं, प्रॉपर्टी का जब तक केस चल रहा है कोर्ट में तब तक आप इस पर कुछ भी नहीं बना सकते। तो यहाँ क्या, एक तरह से आप इसको
स्टे के तौर पर भी देख सकते हैं। सेक्शन 56 में जरा ध्यान दीजिएगा, धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध। अगर धन के संबंध में कोई डिक्री दी गई है तो यहाँ पर महिलाओं को अरेस्ट नहीं किया जाएगा प्रॉपर्टी के इसके पैसे के लेन देन के लिए। और फिर सेक्शन 57 पर जरा नजर डालिए, जीवन निर्वाह भत्ता क्या होता है। जैसे हम की मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, वही मेंटेनेंस वाला सिस्टम, किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जितनी उसकी आवश्यकता हो धन की, उतना धन के रूप में या उसके जीवन निर्वाह के लिए उन चीज़ों को मिलना। इस सेक्शन 57 में यहाँ पर बात कर रहे हैं। 58 में जरा ध्यान दीजिएगा, निरोध और छोड़ा जाना, किसी भी व्यक्ति को क्या डिटेन करना आवश्यक है या उसे छोड़ देना चाहिए। अगर लग रहा है कि वो हार्मफुल नहीं है, वहाँ पे कोई भी सबूत वगैरह नहीं मिटाएगा और किसी भी व्यक्ति को वो नुकसान नहीं करेगा, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। फिर रुग्णता के आधार पर छोड़ा जाना। रुग्णता क्या होती है, सेक्शन 59 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जो बीमार हो जाए और ऐसा बीमार हो जाए कि वो लगभग उसको लग रहा है कि ज़्यादा बीमार हो जाएगा, इसको तुरंत ट्रीटमेंट वगैरह नहीं मिला तो उसे छोड़ देंगे, भाई अपना ट्रीटमेंट करा लो फिर आ जाओ। कुर्की आप समझते हैं, जैसे कि आपने क्रिमिनल में पढ़ा हुआ था कि कुर्की संपत्ति कर ली जाएगी। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन 60 से लेकर के 64 तक इसके प्रोविजंस दिए हैं, ये आपको ऐसे याद करना होगा कुर्की कहाँ से कहाँ तक दी गई है, तो ये बनाइएगा। वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी, कृषि उपज को भागता छूट रहेगी, निवास गृह में संपत्ति या अभिग्रहण, कई न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्की की गई संपत्ति, कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रमण का शून्य होना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, सेक्शन 61, क्या कुर्की में कृषि उपज को भागता छूट है क्या? पूरी नहीं, लेकिन पार्शली मतलब कितना, उस व्यक्ति को जिसकी कुर्की की जा रही है उसको खाने के लिए यानी जीवन जीने के लिए जितनी भी आवश्यक हो उतना वो छोड़ देंगे, कृषि उपज में से जैसे गेहूँ अनाज जो है उतना छोड़ देंगे, बाकी का वो कुर्क कर सकते हैं। कौन सा सेक्शन है ये, 61 सीपीसी का अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी, कुर्की भी की जा सकती है, उसकी विक्रय भी की जा सकती है। और फिर 62 में देखिए, निवास गृह में संपत्ति का अभिग्रहण, कोई जो निवास गृह है वहाँ में जो संपत्ति है उसको अभिग्रहण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेक्शन 63 में कई न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति, कई न्यायालय हैं और वहाँ पर जो संपत्तियाँ हैं तो क्या उनको कुर्क किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। और कैसे किया जा सकता है, कई न्यायालयों की जो डिक्रियाँ, मान लीजिए 4 न्यायालय हैं, उन्होंने अपनी कुर्की के लिए आदेश कर दिया, तो जिसका आदेश पहले था पहले उसका, फिर दूसरे कोर्ट ने किया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे ने किया, फिर तीसरे का, फिर चौथे ने किया, तो चौथे, तो जब पहले ही कर लेगा तो इन दोनों के पास कुछ बचेगा ही नहीं, तीनों के पास, तो बता देंगे पहले से ही ऑलरेडी कुर्क कर ली गई है संपत्ति जो कि इस न्यायालय के अधीनस्थ है, ऐसा उस न्यायालय को इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी। सेक्शन में जरा ध्यान दीजिए, कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रमण का शून्य होना। कुर्की कर ली गई, संपत्ति के प्राइवेट हो गई, उसको जो प्रॉपर्टी पर जिसकी हिस्सेदारी थी तो क्या वो शून्य हो गई, तो उसके लिए दावे किए जाते हैं कि जिस दिन संपत्ति कुर्क की गई उसे 6 महीने के अंदर उससे ऑब्जेक्शन उठा दे कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारी हो, और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट कर देता है तो उतने हिस्सा उसको रिलीज कर दिया जाता है। अब अगला देखेंगे जरा, हम यहाँ पर विक्रय की बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए जल्दी से। विक्रय मतलब सीधा सीधा सा बेचना, आप समझिए। क्रेता का हक कहाँ तक होगा, 66 ये रिपील हो गई है। और इसके बाद सेक्शन 67 पर एक नज़र डालिए, धन के संदाय की डिक्रियों के निष्पादन पर भूमि के विक्रय के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। तो धन के संदाय की जो डिक्रियां हैं उनके निष्पादन में क्या भूमि को विक्रय किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो यहाँ पर नियम कौन बना सकता है, तो ये नियम राज्य सरकार बना सकती है। ठीक है, अब अगला जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए 68 से लेकर के 72 तक के रिपील कर दिए गए हैं, जो स्थावर संपत्ति के विरुद्ध डिक्रियों का निष्पादन करने की शक्ति का जो कलेक्टर को प्रत्यायोजन था कि कलेक्टर उसको ऐसा कर सकता है,
इसको रिपील कर दिया गया। आस्तियों का वितरण, जितनी भी संपत्ति हैं, अगर उसकी कुर्की होनी है, किसी का कर्जा पटाना है, तो उनमें से किस हिसाब से वितरण होगा, ये सेक्शन 73 के अनुसार चलेगा। सेक्शन 74 में आप देखेंगे निष्पादक का प्रतिरोध। अगर जो संपत्ति है और कोर्ट के आदेश या किसी के द्वारा आदेश दिया गया तो वो उसी के अनुसार कार्य करेगा। और अगर फिर उसे कोई रोकता है तो किन आधारों पर उसे रोका जा सकता है। अगर किसी का कर्जा लिया उसको चुका दिया जाए तो संपत्ति को कुर्क होने से रोका जा सकता है। और भी उसकी लाइफ है वो कंप्लीट कर देता है तो उसे तुरंत रोक दिया जाएगा, क्योंकि कुर्की का मेन उद्देश्य यही है कि उस व्यक्ति को उतना पैसा वसूल कर लेना जितने के लिए वो उसके ऊपर लाइबिलिटी आई है। भाग 3 में एक नज़र डालिए थोड़ा सा। आनुषंगिक जो कार्रवाइयाँ होती है इसमें कमीशन निकाला जाता है। कमीशन में क्या, सेक्शन 75 के अकॉर्डिंग कमीशन का मतलब होता है कि न्यायाधीश स्वयं ना जा करके कोई भी दूसरे व्यक्ति को, जैसे कि एडवोकेट को जनरली बनाया जाता है इसमें कमीशन के लिए, और ये एडवोकेट जो वहाँ पर जा करके ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि एक न्यायाधीश कार्य करता है। और उसके अनुसार ही, एक सेकंड रुकिएगा, ये नवनीत जी का मुझे लग रहा है माइक ऑन है। और ये वहाँ जा करके क्या करेंगे, वैसे ही कार्य करेंगे जैसे कि न्यायाधीश वहाँ पर जांच करे। तो ये कमीशन का मतलब है कि एडवोकेट्स को वहाँ पर भेज करके न्यायाधीश अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन करके, यानी कि पावर ऑफ डेलीगेशन करके, वहाँ पर जैसे क्रिमिनल में जांच करवाई जाती थी वैसे ही सिविल में भी जांच के रूप में, ये कमीशन के रूप में इनको निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जा कर के वहाँ जांच वगैरह करके और फिर पूरी रिपोर्ट अपने उस न्यायाधीश को सौंपते हैं जिसके आधार पर केस आगे चलता है। फिर यहाँ सेक्शन 76 में ज़रा ध्यान देंगे, अन्य न्यायालयों को कमीशन। तो क्या अन्य न्यायालयों के लिए भी किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। अनुरोध पत्र, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने के लिए कोई भी ऐसा होता तो आदेश की जगह एक कोर्ट दूसरे कोर्ट से अनुरोध भी कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति को भेजा जा सकता है न्यायालय के द्वारा जारी किया गया कोई भी एक पत्र। सेक्शन 78 में जरा ध्यान दीजिएगा, विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन। क्या जो विदेशी न्यायालय हैं क्या वो कमीशन निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन उसी तरह से वो आएंगे अपने यहाँ और भारत सरकार के द्वारा परमिशन लेकर के फिर उस स्थान पर जहाँ पर उनको जाना है स्थानीय न्यायालय के द्वारा उनसे जांच करवाई जा सकती है। और वो अपनी रिपोर्ट फिर जैसे भी गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट से जैसे हस्ताक्षरित किए गए हों उसके अनुसार ऐसा किया जा सकता है। तो ये चैप्टर 3 तक आप थोड़ा सा इसको बनाइए। और सुनिए, अगर ये लैपटॉप अभी बंद हो जाए क्योंकि इसकी बैटरी मुझे लग रहा है जाने वाली, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, है ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अभी क्या करना, फिर हम आपको एक एक ऑर्डर के बारे में भी कल दिन में मुझे अगर टाइम मिला तो मैं आपको जल्दी से लाइन पे लेकर के, इसको पहले आप इसका इंडेक्स पढ़ लीजिए, या इंडेक्स आप बना लीजिए कितने भाग दिए हैं, इन भागों को कहाँ से कहाँ तक सेक्शन दिए, जैसे मैंने आपको ये बताया इतना पहले आपको बनाना है और इसको बार बार रिवाइज करना है। जब तक आप ये याद नहीं करेंगे तो हम इन्हें ऑर्डर से रिलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको ऑर्डर की तरफ ले चल रहा हूँ, एक मिनट ज़रा लाइन पर रहिएगा। देखो, वादों में पक्षकार कौन होंगे, ये बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब ये बताओ ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, ये पढ़ चुके हो आप अभी जस्ट? इसके नियम, इनको हमें उन सेक्शन से रिलेट करना है तो सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वाद कहाँ होंगे। वाद संस्थित करने के लिए सेक्शन कहाँ से कहाँ तक दिए गए पता है? अभी जस्ट अभी हाल ही पढ़ाया। तो जो सेक्शन दिए 9 गए to उन 14। सेक्शन से 9, कुछ गड़बड़ हो रही, देखो जरा। 9 टू कितना है, 35 और फिर आगे? बी। हाँ ठीक है।
अगर इनसे इनको ऐसे रिलेट करेंगे, अब अपने को समझ आएगा कि हाँ इसका मतलब क्या है। नहीं तो आपको ये कंफ्यूजन रहेगा हमेशा ऑर्डर क्या होते हैं और सेक्शन क्या होते हैं और क्यों इनको यूज़ करते हैं। दूसरा देखो, बाद की रचना, ये ऑर्डर 2 आप पढ़ रहे हैं, तो बादों में क्या क्या होगा, कौन कौन से लोग होंगे क्या। बाद में, बाद का मतलब है कि लड़ाई किस बात पर है, उसका फुल डिस्क्रिप्शन है। जैसे मान लीजिए किसी, कोई मैटर है, किसी संपत्ति का कब्जा दिलाना या फिर छुड़ाना हो, और उसके कुछ खर्चे की भी बात करनी है, तो ये सब एक ही केस में लगने चाहिए। अगर अलग अलग इनको लगाओगे और आपने एक बार खर्चा छोड़ दिया, केवल का संपत्ति का कब्जा दिला दो, तो केवल संपत्ति का कब्जा मिलेगा। एक बार आपके द्वारा त्यागा गया दावा दोबारा आप नहीं लगा सकते। तो इसके लिए क्या होगा, बाद के अंतर्गत संपूर्ण जो दावा है वो हो लगाना होगा एक बार। जैसे दावे के भाग का त्याग आपने कर दिया तो दोबारा उसके लिए नहीं कर सकते। और कई अनुतोषों में से एक के लिए बाद लाने का लोभ। अब जैसे मान लीजिए आपको 4 रिलीफ चाहिए, भाई इससे पैसे भी लेना है, मुझे इससे ब्याज भी लेना है, और मेरा जो खर्चा हुआ वो भी दे दो, मेरा जो कोर्ट फीस लगी वो भी दे दो। आपने अगर यहाँ पर कोर्ट फीस छोड़ दी तो आप दोबारा कोर्ट फीस के लिए मांग नहीं कर सकते। तो ये सब कहाँ होगा, कौन से सेक्शन से लेकर के हम पढ़ेंगे। फिर आगे चलिए, क्या हम मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के पास जा सकते हैं, तो इसका किसी सेक्शन से कोई रिलेशन है क्या। अच्छा, वादों को कहीं संस्थित किया जा सकता है, कहाँ किया जा सकता है, उसकी स्थानीय अधिकारता क्या होगी। जस्ट आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाई हुई थी मैंने, और उसमें आपको ये देखना है कि भाई हाँ वाद संस्थित कहाँ होंगे, कैसे किया जा सकता है। तो वाद का प्रारंभ होना, वादों का रजिस्टर्ड होना, इसकी ज्यूरिडिक्शन क्या है, तो ज्यूरिडिक्शन में कहाँ पर लगाया जाएगा। मान लो 4 जगह अगर वहाँ वो है, कुछ याद आया, 4 जगह हो प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी मान के चलते हैं अगर यहाँ पर स्थित हो, ये पहला ये भिंड हो गया, दूसरा ये मुरैना हो गया, तीसरा ये ग्वालियर हो गया, और चौथा ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में हो गया। तो इनमें से कहाँ केस लगेगा, कौन से सेक्शन से इससे रिलेटेड है, ऑर्डर 4। तो जनरली ये इसको मिला करके आपको पढ़ने होंगे इस टाइप से। तो आपको सबसे पहले तो अभी ऑर्डर की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए। हमें क्या करना है, ये ऑर्डर जब हम पढ़ते जाएंगे, अब हमें अब बनना है कि बातों का संस्कृत किया जाना कहाँ दिया है, नहीं पता क्यों, क्योंकि हमने इनकी ये स्टडी अभी नहीं की है। तो पहले आपको ये स्टडी करनी है, तब आप उनको इनसे रिलेट कर पाएंगे। डिक्री और निर्णय से रिलेटेड क्या है, कहाँ मिलेगा। अगर कोई गरीब आदमी है तो कौन से ऑर्डर से रिलेट होगा, कुर्की की जाएगी तो कौन से की जाएगी, कमीशन नियुक्त किया जाएगा तो कहीं इसमें दिया है, कहीं कोर्ट ने कहीं और भी कुछ किया है क्या, और जो गरीब लोग होंगे उनको कहाँ लगाया जाएगा, मध्यस्थम के द्वारा क्या केस निपटाया जा सकता है, क्या इसको लोक अदालत में रखा जा सकता है, कोई विशेष मामला हो तो उसे कहाँ पर सुनवाई की जा सकती है। अच्छा, डिक्रियों की अपील कहाँ पर है, तो इनका रिलेशन कहाँ है, किसी को पता ही है। अभी 2-3 दिन से आप लोगों की क्लासेस चल रही ना, वहाँ पे पढ़ाया होगा थोड़ा सा। अपील कहाँ दी गई है, नहीं पता। 115 सेक्शन पे कुछ गया कोई अभी नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। देखो इधर, यहाँ से रिलेटेड देखो थोड़ा सा, ये इनसे रिलेटेड प्रोविजंस कौन से उसमें दिए गए हैं, तो ये आपको ना सर्च करना पड़ा। तो पहले आपको इनका बनाना है, ये भाग जितने भी हैं, और फिर इनको हम ऑर्डर से रिलेट कर देंगे। इसके बाद आपको ये फिर समझना शुरू आएगी। अभी तो आप ऐसे पढ़ते जाओगे, आपको लगेगा तो खिचड़ी होगी, ये उसमें भी यही दिया, इसमें भी यही दिया, इसका मतलब क्या है। तो वहाँ पर आप इसको एक चीज़ और समझिए, जैसे कि हम आईपीसी पढ़ते हैं, तो आईपीसी में हम क्या पढ़ते हैं, सेक्शन क्या दिया है वहाँ पर, ऑफेंस की डेफिनेशन की बात की गई है, ठीक है, डेफिनेशन दी गई, और पनिशमेंट दिया गया। अब वो पनिशमेंट और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ऑफेंस किया है तो पनिशमेंट कैसे मिलेगा, तो वो उसके लिए अपने को पढ़नी पड़ती है सीआरपीसी, ठीक है। वैसे ही इसमें जो सेक्शन फर्स्ट से लेकर के 158 तक जो दिए गए हैं, ये आप मान के चलिए कि आप आईपीसी पढ़ रहे हैं, और जो ऑर्डर दिए गए हैं उन ऑर्डर में प्रोसेस बताई गई है, वो कैसे पढ़ेंगे, जैसे आप सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, तो वो वहाँ पर आप क्रिमिनल पढ़ रहे थे, यहाँ पर आप सिविल पढ़ रहे हैं। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी समझ आएगी, नहीं तो फिर ये आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी। तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया क्या, जल्दी से बताइए आप लोग, किसी को नहीं आया हो तो बताएं, सभी लोगों को बोलना है। क्लियर है सर।
हाँ, सर आ गया। ठीक है। और ये क्या नाम है, नेहा बेटा आप बताओ। जैसे थोड़ा बहुत आया है समझ में। हाँ, अभी वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब तक आप लोग वैसी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है, कल दिन में आपको जब टाइम मिले तो सभी लोगों को ये पहले पार्ट पार्ट आप सेक्शन 1 से लेकर के 158 तक आपको ये पता करना है इसमें दिया क्या है। फिर जब हम मॉडल पढ़ना शुरू करेंगे तो उनको इससे रिलेट कर देंगे, तो आपको फिर क्लियर समझ में आ जाएगा। कंचन मैडम आप बताइए। आ गया थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत ही आया, आएगा चलो। धीमे धीमे। हाँ, वो थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट है, एकदम से किसी को नहीं आता। जब तक वो 3-4 बार नहीं पढ़ लेते तब तक नहीं आता है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको हम लोग एक बार में ही कंप्लीट करेंगे। पर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बनाना शुरू कर दीजिए, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। चलिए, और किसी कोई जिसको प्रॉब्लम हुई हो। ऋतु। लो सर। ठीक है। सुरुचि। यस सर आ गया समझ में। चलो ठीक है। चलिए गाइस, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। कल भी अगर देखिए मुझे टाइम दिन में मिल गया तो मैं दिन में आप लोगों को लाइन पे ले लूँगा। मैं एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन हूँ अभी, और अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की व्यवस्था हुई, नहीं तो फिर नाइट में हम कल आपकी फिर इसी टाइम पर क्लास कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं जैसा भी होगा मैं आपको दिन में इसके लिए इन्फॉर्म करूँगा, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस टाइमिंग पर।